नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम पिछले साल या पिछले कुछ वर्षों में नीट में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम देख रहे थे। और उस कड़ी में हम लास्ट क्लास में हमने देखा था, डीएनए के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर था, उसमें डीएनए हमने पढ़ लिया था। और बाकी और क्वेश्चन हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 3.4 नैनोमीटर and the total number of base pairs of DNA double helix in typical mammalian cell is 6.6 into 10 to power minus 10 to power 9 base pair, then the length of DNA is approximately। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल सी बात है कि ये ऐसे कहना चाह रहा है कि डीएनए जो होता है, डीएनए के जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 0.3 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। देखो, ये जैसे आपने देखा था, डीएनए का एक टर्न होता है पूरा, उस टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10। एक जो टर्न होता है उस टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। और इस टर्न की दूरी कितनी होती है? ये हमने पढ़ा था 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। तो 10 बेस पेयर में जो 10 बेस पेयर है, इनकी दूरी कितनी हो गई? 3.4 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर की दूरी कितनी हो गई? 3.4/10 इज इक्वल टू 3.34 नैनोमीटर। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 10 बेस पेयर है, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, ये 10 बेस पेयर है और 10 बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी हो गई? 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पर ये बात उसने क्वेश्चन में ही बोल दी है। और इसने ये बता दिया टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो अब हमें देखना, ये पूछना चाह रहा है कि इस डीएनए की पूरी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देखोगे तो सिंपल सा इसने क्या किया, इसको 3.4 नैनोमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बेस पेयर जितने हैं दोनों के बीच की दूरी है, उससे आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 2.2 नैनोमीटर, सॉरी 2.2 मीटर। इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे बाद में। आंसर इसका ये होगा। अब आंसर कैसे आया मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रटने वाला था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो ये देखना है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी? कि इनके बीच की दूरी कितनी है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए में 100 क्या है? बेस है। ध्यान रखना, बेस पेयर नहीं, क्या है? 100 बेस है। तो इसके पेयर कितने होंगे? पेयर होंगे इसके 50 बेस पेयर। ये ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी डीएनए में 100 बेस है तो उस डीएनए की लंबाई कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले बेस पेयर में चेंज करेंगे। तो बेस पेयर कितने हो गए? 50। इस 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 0.34, क्योंकि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? ये। और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा, वो इसका आंसर होगा, उस डीएनए की लंबाई होगी। आप निकाले बताना क्या आंसर है इसका। मेरे बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर यहाँ पर बेस पेयर की जगह सिर्फ बेस लिखा होता तो हम इसको पहले बेस पेयर में चेंज करते। पेयर है ना, जैसे ये AGCT, ये सब क्या है? बेस है। अगर इसको पेयर बनाएंगे तो A T से पेयर बनाएगा, G C से पेयर बनाएगा, C G से पेयर बनाएगा और T A से पेयर बनाएगा। ये पेयर हो गया। ठीक है, इसलिए 8 बेस जो है ये मिलके क्या बना रहे हैं? 4 बेस पेयर। तो मेरे ख्याल से आंसर समझ में आ गया होगा। आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो जरूर देखना, जो इसके ऊपर बना रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये इसका आंसर ऐसा आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ RNAi द जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग। RNAi का मतलब पूरा नाम क्या है? RNA इंटरफेरेंस। क्या है? RNA इंटरफेरेंस। ये इंटरफेयर करता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे ये होता है RNA, ये होते हैं माइक्रो RNA और हम बोलेंगे, एक तो siRNA होता है, एक miRNA होता है। देखो, RNA, एक होता है miRNA। इनका पूरा नाम क्या है? माइक्रो RNA और एक स्मॉल इंटरफेरेंस RNA। ये सब क्या RNA इंटरफेरेंस में आता है। इनका काम क्या होता है? रेगुलेशन का, जीन रेगुलेशन का। क्या काम होता है इनका? जीन रेगुलेशन। बात समझ में आ गई होगी। जीन रेगुलेशन करते हैं ये। होते क्या है, देखो मैंने क्या बना दिया, ये डबल स्टैंडर्ड। तो ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। सिंपल इक्वेशन आया ये कि है क्या ये,
डबल स्टैंडर्ड आरएनए करता क्या है ये कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए ब्रेक हो जाएगा, ऐसे डीनेचर हो जाएगा, दोनों लड़ियाँ जो हैं दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद जो ट्रांसलेशन होता है, देखो ये ट्रांसलेशन हो रहा है, मान लो यहाँ पर यार राइबोसोम यहाँ पर है और ये प्रोटीन बना रहा है ऐसे, और ये एमआरएनए है ये पूरा, ठीक है, ये एमआरएनए है। तो ये क्या होगा, जैसे कोई भी एक इनमें से एक स्ट्रैंड आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो इस राइबोसोम को यहाँ आगे जाने नहीं देगा और ये ट्रांसलेशन यहीं रुक जाएगा, ठीक है। यह है जीन रेगुलेशन का एक पार्ट है। इस तरह से जीन रेगुलेट करता है ये कौन, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। पहला आंसर इसका हो गया। डीएस आरएनए जो है ना, ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। हाँ ये ध्यान रखना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है ना वो इसमें यूज होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहले सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में चेंज जाएगा, उनमें से जो एंटीसेंस या एंटी जो स्टैंड होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एमआरएनए एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। अब डबल स्टैंड लिख रखा है ना, आप इसका मतलब है डबल स्टैंडर्ड पहले क्या होगा, ये वाला डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये पहले क्या होगा, डी नेचर होगा। क्या होगा, डी नेचर, मतलब अलग अलग हो जाएंगे दोनों और फिर ये एक आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आया है क्या, ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। What is initiation and termination factor are involved in transcription in eukaryotes, है ना। अब देखो पहले इसका ऑप्शन देखो आप, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये ऑप्शन दे रखे हैं प्रोकैरियोट का, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसे ब्लू लाइन में ब्लू कर रखा है क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर अगर लिखा होता है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, एकदम करेक्ट हो जाता। यूकैरियोट से मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे ए बी सी डी ई, ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। और ये इनिशिएशन भी करते हैं, इलोंगेशन भी, अलग अलग का अलग अलग काम है। आपके लेवल की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है। यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो अलग से बना रखा है, प्रोकैरियोट का अलग बना रखा है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में होता है आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या नाम है उसका, आरएनए पॉलीमरेज, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। और इस आरएनए पॉलीमरेज में दो तो अल्फा अल्फा अल्फा, एक बीटा प्राइम, एक ओमेगा, ये तो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं इसमें, मतलब इसके सब यूनिट्स होती हैं। और उसके साथ क्या होती है, एक सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है। और एक होता है रो फैक्टर ना, सिग्मा एंड रो, एक रो फैक्टर भी है। तो अब ये ध्यान रखना है ना, रो मतलब ये वाला रो, RHO, रो फैक्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये तो कोर एंजाइम होता है प्रोकैरियोट में। तो ये इसमें आंसर तो किसके दे दिए, जो दे रखे हैं इसमें, जो प्रोकैरियोट के दे रखे हैं। और पूछ क्या रहा है, यूकैरियोट का। तो यूकैरियोट का मैंने बता ही दिया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। और यूकैरियोट में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसमें आंसर सही क्या होगा। अगर ये प्रोकैरियोट पूछता तो इसका आंसर होता सिग्मा एंड रो, पहला आंसर सही होता। क्योंकि देखो ये तो कोर एंजाइम होता है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा, ये तो कोर एंजाइम होता है और इसका काम होता है इलोंगेशन का। ये इनिशिएशन करता है और ये टर्मिनेशन करता है। रो टर्मिनेशन करेगा, सिग्मा इनिशिएशन करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बता दूं आपको यूकैरियोट का। यूकैरियोट में होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आरएनए का करता है, ये एमआरएनए का करता है, ये टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। मोटी मोटी बात ये है, ठीक है। आगे और भी डिटेल में है लेकिन आपको डिटेल देखना है तो आप फिर मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाना, एक बार वीडियो देख लेना कि भाई प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में देख लेना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, मतलब क्वेश्चन सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोट पूछना था, पोस्ट के लिए यूकैरियोट, थोड़ा ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। ठीक है, मतलब किसने प्रूव किया था ये। एक चीज आपने देखी होगी, सबसे पहले जो कौन था, ग्रिफिथ ने बताया था कि भाई कोई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले किसने बताया था, ग्रिफिथ ने बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ओवरी, मैक्लोइड, मैकार्टी, इन्होंने कुछ बताया था। 3 साइंटिस्ट है, ओवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी। ठीक है, इनके बाद में एक साइंटिस्ट है हर्शे और एक है चेस। इन्होंने बैक्टीरिया फेज में बताया था। किसने बताया था? बैक्टीरिया फेज में कि भाई साहब डीएनए जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अगर ओवरऑल पूछता तो हम बताते कि भाई ग्रिफिथ ने तो थोड़ा सा बताया था फैक्टर्स के बारे में, और मैक्लोइड, मैकार्टी और ओवरी, ये तीनों ने क्या बताया था? इन्होंने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया फेज में किसने बताया था? हर्शे एंड चेज ने। ठीक है, तो ये देख लेना, इसमें आंसर है सी। ठीक है, इन्होंने 1952 में हर्शे और चेज ने क्या बताया था कि बैक्टीरियल फेज होता है उसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, विच विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ये ध्यान रखना, इसका आंसर हम यही देख लेते हैं। देखो, ये डीएनए है, इसका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है ना, तो ये हो गया टेम्पलेट। इसे बता दिया, इसको ऐसे बना सकते हैं अपन। ये डीएनए है, इसका एक एंड कौन सा है? 3 प्राइम है, एक है कौन सा? 5 प्राइम है, और इधर ये 3 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, अभी ऐसे कहना चाह रहा है कि इसमें कौन सा स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाएगा। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दिया इसने, टेम्पलेट। एक कौन सा दे दिया? कोडिंग स्ट्रैंड। ये तो कोडिंग स्ट्रैंड है यहाँ से यहाँ तक, और ये कौन सा? टेम्पलेट। अब आपको ध्यान रखना है कि डीएनए जो होता है ना, जिसको ट्रांसक्रिप्शन ऐसे बनाए अपन, एक टेम्पलेट हो गया, मान लो ये वाला टेम्पलेट है और ये वाला कोडिंग है, तो इनमें से आरएनए किससे बनेगा? टेम्पलेट से। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। अब इसका दूसरा नाम क्या है ये ध्यान रखना। टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है। नॉन कोडिंग, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर यहाँ पर टेम्पलेट ना लिख के नॉन कोडिंग लिखता तो क्वेश्चन और ज्यादा बढ़िया हो जाता। यहाँ लिखता क्या? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सपोज इस क्वेश्चन में यहाँ टेम्पलेट ना लिख के नॉन कोडिंग लिखा होता तो अधिकांश 99% बच्चे कोडिंग स्ट्रैंड आंसर करके आते हैं, इसका अपोजिट करके आते हैं। जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड इसने सिंपल सा दे दिया। टेम्पलेट हमें सबको पता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जो टेम्पलेट का काम कर रहा है, भले डीएनए में हो चाहे आरएनए में हो, जो टेम्पलेट का काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? क्या बनेगा? नया एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए किसके अनुसार बनेगा? इसके अनुसार। अच्छा, अब इसमें हम देखो देख लेते हैं। ये मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो 3 प्राइम पे क्या है? इसके अपोजिट क्या बनेगा? 5 प्राइम। सबसे पहले तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? 5। यहीं लिख देता हूँ 5 प्राइम, फिर ए की जगह यू, टी की जगह ए, सी की जगह जी, जी की जगह सी, ए की जगह फिर यू। इस तरह से देखो सीक्वेंस कौन सी आ रही है। देखो इसमें आंसर देखते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले यू वाला कौन सा है? देखो एक यू वाला तो ये है और एक यू वाला ये है। एक देखो दोनों की सीक्वेंस सेम है ना। अब हमको क्या देखना है इसमें? यू ए सी जी यू सी, ये एक ही है, इस दोनों सेम ही है ना, दोनों स्ट्रैंड सेम है। लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रहा है? एक तरफ 5 प्राइम एंड दे रखा है, एक तरफ 3 प्राइम, यही थोड़ा कंफ्यूजन है। आंसर क्या होगा? बी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यही बता दिया। क्या कहाँ बताया? हाँ, ये कि ये अगर 3 प्राइम है तो इसका अपोजिट कौन सा का? 5 प्राइम। ये पूरा चलता रहेगा ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्राइम। तो 5 से 3 कौन सा है? ये वाला। तो ये आंसर सही हो गया, ये गलत है। दो चीज समझ लेना यहाँ पर। जो टेम्पलेट स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है वो क्या होता है? नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग। अच्छा, अब और जो नॉन टेम्पलेट होता है, नॉन टेम्पलेट जो होता है, ठीक है, वो कोडिंग होता है। वो क्या होता है? कोडिंग। अच्छा, अब ये इसे कोडिंग क्यों बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रैंड है, ये इसे कोडिंग स्ट्रैंड क्यों? ये कोड कर ही नहीं रहा। अरे ये क्या है? जैसे देखो इसकी स्ट्रक्चर, कोडिंग स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर दोनों को देखना है। बस यू की जगह क्या होगा? ए होगा। ये ध्यान रखना, यू की जगह ए होगा, बाकी दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। देख लो सेम स्ट्रक्चर होगी। जो बनने वाला एमआरएनए है, इस एमआरएनए की संरचना या स्ट्रक्चर कोडिंग स्ट्रक्चर के सेम होती है, सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड। इसलिए इसलिए इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड, सेम एज नॉन टेम्पलेट लिख सकते हो ना, सेम एज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, सो वी कॉल्ड। एक पेन बंद हो गया, 1 मिनट है ना। सॉरी। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, कि जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड होता है
उस नॉन टेम्पलेट स्ट्रक्चर जो होता है वो इस mRNA की तरह होता है, बस U की जगह A होगा, इतना ही अंतर है, इसलिए इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियो जरूर देखना एक बार, मैंने सारा क्लियर कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम ओनली। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 70S राइबोसोम ओनली, ये ओनली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता कि ऑर्गेनिज्म हैव 70S राइबोसोम्स, है ना, तो उसमें क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि 70S किस में होता है, अरे प्रोकैरियोट में तो होता ही होता है, ये यूकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स में, उसमें सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ध्यान रखना 70S राइबोसोम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही होता है, और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स 70S होता है। इसलिए अब ये क्या कह रहा है कि सिर्फ राइबोसोम है और जिनमें केवल 70S ही होता है, यूकैरियोट में तो 80S भी होता है, यूकैरियोट में तो 80S भी होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कि बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट इनमें किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, तो हमने पढ़ा डबल स्टैंडर्ड, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ऐसी संरचना बना रखी है मैंने, इस तरह से आप देखोगे इस तरह का एक डीएनए आपको मिल जाएगा जो डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, इस तरह से, और नेकेड होगा, क्या होगा, नेकेड। ये भी ध्यान रखना, नेकेड मतलब इनमें हिस्टोन नहीं होगी। आंसर देख लो इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोड गलत है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए आ गया ना, डबल स्टैंडर्ड भी सही है, सर्कुलर भी सही है, नेकेड भी सही है, बाकी और ऑप्शन देख लो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गलत है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन ये भी गलत है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होगी, यूकैरियोट्स में, तो इसलिए ये गलत है यहाँ से, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन किस में होगी, यूकैरियोट्स में होगी, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी सही है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको ये भी। आगे देखते हैं, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। अच्छा पहले देख लो, इसका भी एक मैंने बड़ा सारा वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख लेना, फिर भी यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये ब्रॉडली हम देखें दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है, प्यूरिन होता है, प्यूरिन, और एक क्या होता है, पायरेमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। इसमें ये दो रिंग होती है, इसमें एक ही रिंग होती है, दोनों हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, और मैंने इसका डिटेल में लगभग 20-25 मिनट का वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जरूर देखना। अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं हो तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या पूछना क्या जा रहा है। प्यूरिन दो होते हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन तीन होते हैं, कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। कट। अब ये यूरेसिल और थाइमिन है ना, ये यूरेसिल या तो यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है, और थाइमिन किस में होता है, डीएनए, बस यही ध्यान रखना। अच्छा मैंने इनका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में बता रखा है, आप जरूर देखना उस वीडियो को। यहाँ पर हम क्या देखना, पूछना, ये क्या पूछना चाह रहा है, प्यूरिन जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, तो प्यूरिन कौन से हैं, ये वाले। आंसर क्या हो गया, पहला ही आंसर हो गया एडेनिन और गुआनिन, देख लो, और तो है ही नहीं, आंसर पहला हो गया ना, एडेनिन गुआनिन। अगर आपको चार्ट आता है तो ये आप कर लोगे। गुआनिन, साइटोसिन क्या है, नहीं है, थाइमिन क्या है, नहीं है, थाइनिन नहीं, क्योंकि सब क्या आएंगे, पैरामिडीन है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये भी गलत है, साइटोसिन, ठीक है, आंसर बी हो गया, ए हो गया। आगे वाला, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, अर्धसंरक्षी विधि का जो रेप्लिकेशन है, सबसे पहले शो कहाँ हुआ, प्लांट में, फंगस में, बैक्टीरियम में और वायरस में। अच्छा इसमें डायरेक्ट पूछ लिया, यहाँ पूछ सकता था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, अगर ऑर्गेनिज्म पूछते तो हमें याद था कौन सा, ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी, इश्चेरिशिया कोलाई में हमने ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड से किया था। कौन से आइसोटोप यूज हुए थे इसमें, N14 और N15। बात समझ में आ गई। हर्शे और चेज में कौन से हुए थे, अगर हर्शे और चेज की बात करें तो ध्यान रखना, अरे ओके चलो यही बता देता हूँ, हर्शे और चेज में कौन सा हुआ था, ये तो कमेंट करके बता दो, नहीं बताओगे, मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद है, फिर भी
S35 P32। ये किस में थे? हर्शे एंड चेस, जो अभी हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज के अंदर। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें प्रूव किया था इन्होंने कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार और वीडियो में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे समझ में आ गई की बात आपको। आगे देखते, द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइनल एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ, हर्शे, चेस, हैवरी एंड ये। चलो फिर से बता देते हैं, आ गया दोबारा क्वेश्चन, हर्शे और चेस। ठीक है, किस में था ये? बैक्टीरियोफेज में। फाइनल ये किए थे ना उन्होंने, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले ग्रिफिथ ने किया कि भाई, ग्रिफिथ ने क्या बताया था? ग्रिफिथ ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, कुछ कारक होते हैं। ऑवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टन क्या बताया था? केमिकल नेचर, मतलब डीएनए होता है, इन्होंने बताया था। लेकिन फाइनल प्रूफ ये तो इन्होंने क्या बनाया था? आर्टिफिशियल रूप से इन्होंने हरगोविंद खुराना ने डीएनए आरएनए बनाया था। हर्शे चेस ने क्या बताया था? फाइनल प्रूफ, मतलब वही बैक्टीरियोफेज के अंदर की भाई डीएनए ही होता है। कौन सा आइसोटोप यूज किए थे? P32 एंड S35, ये आइसोटोप इन्होंने यूज किए थे। चलो आगे चलते हैं। स्प्लिसोम्स आर नॉट फाउंड इन, चलो ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा आज का, फिर मैं बाद में लूंगा, टाइम मेरे पास कम है। स्प्लिसोम्स क्या होते हैं? स्प्लाइसिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं ये? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को हटाना एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन्स, मतलब कोडिंग जो सीक्वेंस उनको जोड़ना और इंट्रॉन को हटाना स्प्लाइसिंग कहलाता है। अब इंट्रॉन एक्सोन्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं यूकेरियोट्स में। कहाँ होते हैं? यूकेरियोट्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। पूछना क्या चाह रहा है? प्लांट, फंजाई, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो ये सारे तीनों क्या है ऊपर वाले? ये सब क्या है? यूकेरियोट्स। क्या है ये? बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें स्प्लाइसिंग नहीं होती है, तो स्प्लिसोम भी नहीं होगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। और फिर भी आपको लगता है तो आप देख लेना, आप मेरे चैनल पे जाना, बायोलॉजी वेद डॉक्टर गजेंद्र चैनल है मेरा, इसमें आप चले जाना। इसमें जाना आप प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाके आप देखना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ ऐसे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा या क्वेश्चंस लूंगा जो वास्तव में टफ है, कंसेप्चुअल है, और बाकी आप रटने वाली चीज़ें रटी लोगे, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको जरूर लाइक करना। इसी वीडियो को नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट देखना और उसमें आपको वीडियो अच्छे जरूर लगेंगे। एक बार आप देख लेना और फिर उसको लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम होगा नीट 2023 वाला, जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि पढ़ते सब हैं लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करता है सिलेक्शन उसी का ही होता है। आप देख लेना एक बार वीडियो का ना। अच्छा, देखना तो ऑनलाइन ही देखना है, ये भी ध्यान रखना, ऑनलाइन ही देखना है। मतलब आपको वीडियो चला के देखना है, डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड पहले एक बार आप देख लो, उसके बाद अच्छा लगे तो डाउनलोड कर लेना, लेकिन अभी ऑनलाइन देखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑनलाइन लोग देखेंगे उतना ही ये वीडियो सर्च इंजन में आगे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार बताऊंगा नहीं मैं, आप देख लेना। थैंक यू।